मैं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर में हम बात करेंगे लॉकडाउन फेज 3 की। और इस लॉकडाउन के कई मायने, कुछ राहत है तो कुछ चौंकाने वाली स्थितियां भी सामने आई हैं। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन जो राहत सरकार ने आपके लिए दी उसी में अगर आप इस तरह की स्थितियां बना करके रखेंगे तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन लंबा बढ़ाया जा सकता है। और सोशल डिस्टेंसिंग ये कह सकते हैं कि बिल्कुल धज्जियां उड़ती दिखाई दी। और खासकर शराब की दुकानों की जो पोजीशन रही पूरे देश भर में, बड़े चिंताजनक हालात रहे कि लोग टूट पड़े और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। चलिए, लेकिन एक राहत की खबर ये थी कि शायद हमारी इंडस्ट्रीज पटरी पे आएंगी और कुछ काम शुरू हो पाएगा। पहला दिन कैसा रहा उसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ व्यापारियों में संशय की स्थिति बनी हुई है। दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल यह है कि प्रवासी मजदूरों को एक जगह से दूसरे जगह जाने की परमिशन दी जा रही है, उन्हें मुफ्त भेजा जा रहा है, तो ऐसा इंडस्ट्रीज रन कैसे कर पाएंगे। तो चलिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए भाजपा विधायक रामलाल शर्मा जी जुड़े हुए हैं, तो राजस्थान विधानसभा के ही सदस्य कांग्रेस विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना जी हमारे साथ में जुड़े हैं, राजस्थान 40 के ज्वाइंट सेक्रेटरी पंकज गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़े हैं और उद्योगपति सीताराम अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मेरा सबसे पहले जो सवाल है रामलाल जी और अवाना जी से है। अवाना जी, आपसे मेरा सवाल है कि इंडस्ट्रीज को राहत देने के लिए या छोटी छोटी दुकानें जो रिटेलर शॉप हैं उन्हें राहत देने के लिए, आम जनता को राहत देने के लिए प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट ऑफिसर्स को हम पटरी पे ला सकें 30% स्टाफ के जो आपने क्राइटेरिया तय किया है, लेकिन उसके बावजूद कुछ राहत जो दी गई है शराब की दुकानों के लिए या दूसरी जगह के लिए, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा और आंकड़े जिस तरह से भारत में बढ़ते जा रहे हैं वह चौंकाने वाले हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि 40 दिन की जो तपस्या एक आम आदमी की है वो बिल्कुल जाया हो जाएगी, या फिर कहें कि ये तबाह कर दी जाएगी इस तरह की स्थितियां। देखिए शर्मा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है और जिस तरह कुछ चीजों पे छूट दी गई भारत सरकार द्वारा, मैं समझता हूं कि एक आज मैं सुबह से ही खबरों में देख रहा हूं कि शराब वाला एक बड़ा जबरदस्त तरीके से मीडिया, सोशल मीडिया सभी पे चल रहा है और मैं देख रहा हूं कि शराब के ठेकों पे तमाम लंबी कतारें लगी हुई हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी लोग नहीं कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है। मैं समझता हूं कि जिस तरह आज पूरा देश के प्रधानमंत्री, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री, सारी सरकारों के मुख्यमंत्री, सारी सरकारें इस तरह लगी हुई है कि कोरोना बीमारी किसी भी तरह यहाँ से भागे, और जो आज हालात मैंने देखे हैं शराब की दुकानों पे, जिस तरह न्यूज चैनल्स पे और सब पे आपके यहाँ भी चल रहा था, तो ये बहुत चिंताजनक है। इसकी एक बैठ के तैयारियां होनी चाहिए थी। अगर ये शराब की दुकान को अलाउड करना था तो हमें पहले बैठ के इसकी एक रणनीति बनानी चाहिए थी। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत गलत है। इससे कहीं ये भी हो सकता है, जैसा कि आपने अभी कहा भी, कि हमारी जितनी करी कराई जो मेहनत है 1 महीने से ज्यादा की, कहीं उस पे पानी ना फिर जाए। ये बहुत दुखद है और मैं ये निवेदन करना चाहता हूं जन टीवी के माध्यम से सभी लोगों से कि बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब द्वारा जिस तरह लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिस तरह पूरी सरकारें लगी हुई हैं, पूरी ताकत के साथ लगी हैं, तो वो लॉकडाउन की पूरी पालना करें, सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना करें, ताकि हम किसी भी तरह से इस कोरोना पे काबू पा सकें। जी, मैं लौटूंगा आपके पास में। रामलाल जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, भाजपा विधायक हैं। रामलाल जी, लॉकडाउन थी, ये मिली हुई जिम्मेदारी है केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की। काफी कुछ गाइडलाइनें हैं वो कॉमन है, केंद्र सरकार पूरी तरह से इसमें लीड कर रही है, लेकिन जो स्थितियां हैं राहत मिलनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बड़ी चिंता एक आम आदमी की है कि हमारी 40 दिन की जो तपस्या है कहीं धूमिल तो नहीं हो जाएगी। जिस तरह के हालात हैं इसे क्या माने, हम फेलियर सिस्टम का माने या फिर लोगों का बेसब्री इस तरह से टूट पड़ी कि बिल्कुल जैसे कि अगर मदीना नहीं मिलेगी तो हालात क्या हो जाएंगे। मैं और जगह के लिए नहीं कह रहा, ऑफिसेज में डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है, अन्य जगह भी काफी कायदे में है, दुकानों के बाकायदा घेरे बनाए हुए हैं 1-1 मीटर के दायरे में। लेकिन अगर कहीं पे भी अगर क्रम टूटता है, परीक्षा तो सभी जगह के लिए दे रहे हैं हम लोग। अगर एक भी जैसे सब्जी मंडी हो, चाहे कर्फ्यू में राहत दे जाने वाली बात को मैं भीलवाड़ा के दृश्य भी देख रहा था, लेकिन ये तो बड़ी चौंकाने वाली स्थितियां बन गई हैं कि शराब की दुकानों पे किस तरह से भीड़ उमड़ रही है। तैयारी नहीं रही सरकारों की, अब क्या कहीं से। देखिए योगेंद्र जी, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि 40 दिन के लॉकडाउन के दौरान जिस प्रकार से सभी ने उसकी अक्षर तक पालना करने का काम किया है, और उसमें अगर मूलभूत आवश्यकताओं को हम छोड़ दें तो उसके अलावा सभी ने उसकी अक्षर तक पालना करते हुए
सबका सहयोग भी उसके अंदर मिला। लेकिन 1 महीने के बाद में अब क्या है कि 1 महीने तक तो सब लोग 2 लॉकडाउन की घोषणा हुई, उस दौरान तो सब लोग अपने अपने घरों के अंदर थे, सिर्फ विशेष कार्य के लिए या आवश्यक वस्तु लेने के लिए ही वो मार्केट तक आते थे। लेकिन अब जिस तरीके से धीरे धीरे शीतलता बढ़ती जा रही है, उस शीतलता के दौरान हर आदमी के मन मस्तिष्क के अंदर ये बैठ रहा है कि साहब हम तो 1 महीना लॉकडाउन के अंदर रह गए, अब इस तरीके का संक्रमण हमारे में फैल नहीं सकता। जबकि संक्रमण फैलने का अब सावधानी बहुत अधिक आवश्यक है रखना, क्योंकि अब संक्रमण फैलने की पूरी संभावना है। अब तक तो लोग घरों के अंदर थे, सब सुरक्षित भी थे, एक दूसरे से संपर्क में नहीं आए थे। लेकिन अब तो जिस तरीके से लोग एक दूसरे के संपर्क में आने लगे हैं, एक दूसरे के सामान खरीदने लगे हैं, मार्केट में जाने लगे हैं, और एक तरीके से ये मानकर चल रहे हैं साहब जितनी हमारे को इस कोरोना की लड़ाई लड़नी थी वो लड़ चुके, अब हमें लड़ने की आवश्यकता नहीं है। जबकि महत्वपूर्ण यही है योगेंद्र जी कि अब ये समय है कोरोना से मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने का। अगर इस समय अगर हमने लापरवाही बरत दी तो हमारी 1-1.5 महीने की जो मेहनत थी वो बेकार चली जाएगी। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि कम से कम जो शीतलता सरकार में बढ़ती है, वो शीतलता इस नाते बढ़ती है कि कम से कम एक रोजगार, जो कई व्यक्ति ऐसे थे कि जो सुबह मेहनत और परिश्रम करते थे और शाम को उनके घर का चूल्हा जलता था, इसलिए सरकार की शीतलता इस नाते है, इस नाते नहीं है कि आप लापरवाही करते रहो और उस लापरवाही का खामियाजा सबको भुगतना पड़े। एक बात। दूसरी बात, जहां तक आपने बात कही कि जो शराब की दुकानों के अंदर शीतलता दी गई है, उसके अंदर लंबी लंबी कतारें लग गई, तो योगेंद्र जी कोई भी अगर कार्य होता है, उस कार्य के परिदृश्य के अंदर पहले उसका आत्मकलन जरूर कर लें कि इतने दिनों के बाद में अगर शराब की दुकानें खुल रही है, कितनी भीड़ आने की संभावना है, किस भीड़ को किस तरीके से टैकल करने की आवश्यकता है, आपने उसके सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कराने की जिम्मेदारी वहां किसकी रहेगी, आपका एक इंस्पेक्टर आपके पास है कितने, ताकि वो उसकी पालना करा सके। आपके विधानसभा के अंदर एक आपका इंस्पेक्टर होता है, कई विधानसभा ऐसे है कि 2-3 विधानसभाओं के आपका इंस्पेक्टर को एक उसका चार्ज मिला हुआ है 3 विधानसभाओं का, तो आपके पास इतने अधिकारी है ही नहीं कि जिसके आधार के ऊपर आप इसकी पालना करा सके। मैं चाहूंगा कि सरकार भी कठोरता से इसकी पालना भी करवाए, और साथ के अंदर जो आपके जनमानस के अंदर जो एक बैठी हुई बात है कि साहब अब हमें कोरोना की लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो निश्चित रूप से बदलने की आवश्यकता है। खतरा अभी टला नहीं है, खतरा अभी ज्यों की त्यों है, और जब तक इसके प्रति हम सावधानी नहीं रखेंगे तब तक ये लड़ाई हम नहीं जीत सकते। आरोप प्रत्यारोप के आधार के ऊपर, किसी के गुण अवगुण के आधार के ऊपर, किसी की आलोचना करने के आधार के ऊपर हम ये कहें कि साहब हमने तो तीसरी कर ली, हमने इतना काम कर दिया। मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है कि पिछले 30-35 दिन जो हमने मेहनत की है, उस मेहनत का परिणाम अब आने वाला है, और अब आने वाले समय के अंदर की वही चिंता है, आम आदमी को वही चिंता है कि 40 दिन की जो आम आदमी की तपस्या है, कहीं वो धूमिल तो नहीं हो जाएगी। जिस तरह के हालात लोग टीवी पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो तस्वीर वायरल हो रही है, उसको देख करके एक आम आदमी की चिंता बढ़ती जा रही है कि ये हो क्या रहा है। देखिए योगेंद्र जी, आपके चैनल के पास भी कोई खबर ऐसी नहीं आई होगी कि किसी ने शराब नहीं पीने की वजह से किसी की मृत्यु हुई हो, किसी के बीड़ी नहीं पीने की वजह से किसी की मृत्यु हुई हो, किसी को जर्दा नहीं मिला इसलिए उसकी मृत्यु हो गई हो, किसी को गुटखा नहीं मिला इसलिए उसकी मृत्यु हो गई हो। किसी भी प्रदेश के अंदर, क्या देश के अंदर इस प्रकार की घटनाएं कोई हुई नहीं। जब लोग, अगर ये चीजें ऐसी है कि जिनकी व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए जरूरी नहीं है, इसलिए लोग अगर ये समझ बैठे कि साहब इन चीजों से हम जितने दिन दूरी बना के रखे हैं और दूरी बना के रखेंगे, लोगों के पास सोशल मीडिया के ऊपर कह रहे हैं कि यह समय सिर्फ जीवन बचाने का है, यह अपने शौक पूरे करने के नहीं है, आपको यह सुविधाएं अर्जित करने का वक्त नहीं है। हम कैसे अपना जीवन बचाएं, कैसे अपने परिवार को बचाएं, कैसे अपने शहर को बचाएं, इन संक्रमण के दौर से कैसे हम अपने कस्बे को, अपने क्षेत्र को हम बचा पाए, ये जरूरी है। मैं लौट रहा हूं आपके पास में, तो हालात केवल राजस्थान की बात नहीं है, चाहे दिल्ली हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, या फिर दूसरे राज्य हो, जहां पे भी शराब की बिक्री के लिए मार्केट को खोला गया, वहां हालात कुछ इसी तरह के रहे। चले हम बात करते हैं पंकज गुप्ता जी से, जो कोटी के पदाधिकारी भी हैं। पंकज जी, व्यापारियों से बात हुई हो कि लॉकडाउन 3 का पहला दिन रहा, सरकार का यह दावा है कि इंडस्ट्रीज चालू हो पाई है, उन्हें जो शुरू कर पाए हैं पहला दिन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कुछ इस तरह की चीजें आई हैं सामने, आप लोगों का बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें अगर व्यापारी अपनी बात रख सकते हैं, तो कुछ दिक्कतें रही, आज पहला दिन रहा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कुछ दिन दिक्कतें रहेंगी, लेकिन अगर ऐसी स्थिति रही तो हम एक बार से ठीक से पटरी पे ला सकेंगे हमारी इकोनॉमी को भी, हमारी इंडस्ट्रीज को भी।
देखिए योगेंद्र जी, एक्चुअल में ये बिल्कुल ठीक है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कुछ प्रयास रहे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ थोड़ा सा वापस अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने का एक प्रयास था। लेकिन एक्चुअल में सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई गाइडलाइन या कोई रूपरेखा इस तरह की नहीं दी गई जिससे एक्चुअल में हर तरह की जो इस बीमारी से सुरक्षित रहने की का जो सिस्टम है उसकी पालना हो सके। क्योंकि एक्चुअल में ये बीमारी अब कम्युनिटी स्प्रेड हो चुकी है, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है और इसका बहुत तेजी से प्रसार हो सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को एक प्रयास ये जरूर करना चाहिए कि ये किस तरह से ये बीमारी रुके और कम्युनिटी में स्प्रेड ना हो। तो एक्चुअल में क्योंकि 40 दिन के लॉकडाउन के बाद में व्यापारी या आम जनता, जैसे अभी विधायक जी ने बताया कि आम जनता ये मानने लगी कि 40 दिन लॉकडाउन रहा तो उसके बाद में एकदम से ये बीमारी कहीं ना कहीं हमें नहीं होगी, या इस तरह से लोग अपने आप को समझने लगे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात ठीक है कि हमने जो तपस्या इतने दिन की है उस तपस्या का आगे हमें फल मिले, ये बीमारी आगे स्प्रेड नहीं हो, इसका हमें प्रयास करना चाहिए। व्यापारियों, एक्चुअल में जो व्यापारी वर्ग है वो पहले दिन काफी समस्याओं से जूझा। कई जगह लेबर नहीं आई, कई जगह फैक्ट्री में आप जा रहे हैं तो कई जगह बहुत तरह की समस्याएं आज पहले दिन रही। और किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो वो रही। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए व्यापार शुरू हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई, क्योंकि देखिए ये बीमारी जो है कोरोना, ये एक नई बीमारी है। एकदम से इस बीमारी के बहुत सारे लक्षणों का अभी तो पूरे विश्व भर में पता नहीं है। कई जगह तो इस बीमारी के बारे में ये भी आया है कि आपको खांसी जुकाम बुखार कुछ भी नहीं होगा तो भी ये बीमारी आपके शरीर में हो सकती है। तो वो लक्षण प्रकट ना होते हुए भी अगर ये बीमारी है कहीं ना कहीं शरीर में, तो उसका कैसे पता चले। तो बहुत सारी जगह डर और भय का वातावरण भी रहा। तो व्यापारी कई जगह व्यापारियों ने फैक्ट्री खोली भी तो वो डरे रहे कि भाई आगे अपन किस तरह से काम करें। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी स्कीम और एक गाइडलाइन सरकार को लानी चाहिए। जैसे अभी ये शराब की दुकानों को खोला गया, ठीक है कि एक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ठीक है अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं एक छोटा सा, क्योंकि रेवेन्यू का सोर्स है ये, पर फिर भी हर जगह आज जो एक बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस मार्केट में रहा इसकी वजह से, तो कहीं ना कहीं गाइडलाइन लाने की जरूरत थी कि किस तरह से इसकी पालना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग की। तो बहुत कुछ हौच पौच रहा, पहला दिन था, एकदम से बहुत कुछ पटरी पे नहीं आएगा। चर्चा करना लाजमी यूं है। मैं जो तस्वीरें देख रहा था सूरत की, अगर हम बात करें, सूरत में लेबर किस तरह से अनकंट्रोल हो गई। वहां पे उनकी जिद है कि स्पेशल ट्रेन लगा करके हमारे जगह पे भेजा जाए। मेरा एक बड़ा सवाल आपसे ये है कि क्या ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी व्यापारी को कि आप इंडस्ट्री चालू करेंगे, चालू करने में इंडस्ट्री में लेबर जो होती है वह है उसकी, ये कहूं कि आधारभूत ढांचा जो होता है या उसकी आधारशिला है, उसका एक स्तंभ है कि लेबर के बिना काम नहीं कर सकते कोई भी इंडस्ट्री कहीं पे भी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो अगर जब लेबर अपने घर जाने की जिद कर रही है, जा रहे हैं, पलायन कर करके जा रहे हैं, कोई ट्रेन से जा रहे हैं, कोई बस से जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज का होगा क्या, फिर चलाएगा कौन? योगेंद्र जी, एक्चुअल समस्या ही यही आ रही है। प्रॉब्लम यहाँ पर एक बहुत भयावह रूप में है स्थिति, क्योंकि एक्चुअल में गवर्नमेंट ने बीच बीच में कई सारी गाइडलाइन दी। एक गाइडलाइन ये आई कि जो लेबर या जो फैक्ट्री ओनर या जो इंडस्ट्री अपने यहाँ लेबर को रिटेन करके रख सकता है, जिसके पास आवास है, वो फैक्ट्री चलाए। फिर कुछ दिनों बाद एक गाइडलाइन आती है, फिर कुछ दिनों बाद एक गाइडलाइन आती है। अब आज ये कि ठीक है आप चला लो। तो आज की तारीख में बहुत कम फैक्ट्रियां या इंडस्ट्री ऐसी हैं जिनके पास में ये व्यवस्था है कि वो अपने लेबर को रिटेन रख सके, अपने पास रहने की इन फैक्ट्री के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर व्यवस्था कर सके। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर बहुत सारी चीजें जो अभी आज उभर के आई हैं, लेबर को जैसे ये छूट मिली और गवर्नमेंट ने, अच्छा एक तरफ तो अब सरकार का एक विरोधाभास ये भी है। वैसे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पहल है उसको मैं गलत नहीं ठहराऊंगा, एक बहुत अच्छी सोच थी, लेकिन दो विरोधाभास वाली बातें निकल करके आई। एक तरफ तो उन्होंने छूट दे दी कि जो लेबर जहां की है, जो व्यक्ति जहां का है, वो अपने वापस अपने गांव में या एरिया में जा सकता है, और एक तरफ आप फैक्ट्री खोलने के लिए कह रहे हैं कि ठीक है इंडस्ट्री चल जाए। तो ये दोनों विरोधाभासी बातें होंगी कैसे? फिर एक तरफ आप एक नोटिफिकेशन लेकर के आते हो, आप उस नोटिफिकेशन में कहते हो कि आज की तारीख में जितने भी लेबर हैं जो भी आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आप उनकी तनख्वाह ना काटें। तो लेबर ये सोच रही है कि जब मुझे तनख्वाह मिल ही रही है तो मैं छोड़ करके भी चला जाऊंगा तो भी मुझे सेठ तो तनख्वाह देगा ही, मुझे वो हटा सकता नहीं है। तो काफी सारी विरोधाभासी जो सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन आए, क्योंकि हर आदमी, हर लेबर या श्रमिक भी काफी कुछ पढ़ा लिखा है, जगह जगह से उसको जानकारी मिलती है, तो बहुत सारी विरोधाभासी बातें जो निकल करके आई हैं उसकी वजह से भी आज बहुत ज्यादा टेंशन रही। क्योंकि लेबर बार बार बाहर जाने की जिद कर रही है, क्योंकि उनको लगता है ठीक है सेठ मुझे निकाल तो सकता नहीं है, मैं घर भी चला जाऊंगा तो भी मुझे पैसे तो मिलेंगे ही, मैं हूं तो फैक्ट्री में ही कहीं ना कहीं पार्ट में जुड़ा हुआ, तो मैं डिक्लेयर कर लूंगा अपनी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का भी एक समाधान सरकार को आज पहले दिन देना था।
कि और मैं फोर्टी के माध्यम से, फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के माध्यम से हमने कई अभी एक रिट भी लगाई है कि जो एक्चुअल वर्कर है, जो एक्चुअल वर्कर काम कर रहा है, उसे हमें सैलरी देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जो छोड़ करके जा रहा है या जिसकी मंशा काम करने की भी नहीं है, तो उसको हम कैसे लगातार रखते हुए सैलरी देंगे। तो हमने एक रिट लगाई हुई है अभी सुप्रीम कोर्ट में, देखते हैं उसका क्या डिसीजन होता है, वो अभी पेंडिंग चल रही है। मैं रामलाल जी आपके पास आना चाहूंगा। ये बात बड़ी आ रही है कि केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अवाना जी और आपसे दोनों से मैं चाहूंगा जवाब इस पे कि विरोधाभासी बहुत रहे हैं कि कभी जो गाइडलाइन एक दिन रात को कुछ जारी हो रही है, अगर जारी हो गई तो नीचे तक उसकी पहुंच नहीं पा रहा है मैसेज। तो इस तरह की कुछ दिक्कतें आई हैं सामने, आम जनता हो चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो चाहे वाहन चालक हो, सभी के साथ में इस तरह की परेशानी है। 40 दिन के लॉकडाउन में हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल क्लियर गाइडलाइन जो आई है उसकी पालना हो रही है। तो ये विरोधाभासी जो है इतने दिन बाद में भी क्यों आ रही है? देखिए योगेंद्र जी, दो बात है। एक तो होती है कि सरकार की मंशा ठीक है, और सरकार की मंशा ठीक है उस नाते उसने कुछ राहत देने का काम किया। जैसे इमरजेंसी सेवाओं के अंदर सबको दूध मिलना ही चाहिए, सबको सब्जी मिलनी चाहिए, सबको मेडिसिन मिलना ही चाहिए, और मेडिसिन के लिए उसको आने जाने की राहत है, वो आ जा सकता है, दवाई ला सकता है। लेकिन कई उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। पर्ची जेब में डाली और उस पर्ची के लिए बिना किसी दवाई लेने के लिए जाएंगे नहीं और दूसरा काम करने के लिए चले जाएंगे। तो उसका एक विकृत रूप निकालने के लोग प्रयास करते हैं, एक बात। दूसरी बात है कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि उनकी पालना कानून के आधार के ऊपर करा सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो कानून के आधार के ऊपर उनकी पालना नहीं करा सकते। वो मानवता के नाते, इंसानियत के नाते हम उसकी पालना कराते हैं, और वो उसके ऊपर डंडे का जोर नहीं होता, उसके ऊपर अंतर मन की स्फूर्ति होती है कि अंतर मन के अंदर इनकी मदद करनी चाहिए। जैसे अभी पंकज जी ने कहा कि साहब कुछ सी बातें ऐसी है, कुछ लेबर ऐसी है कि जो वास्तव में हम खुद चाहते हैं कि अगर वो 15 दिन 20 दिन काम नहीं करेंगे तो भी हम उनको छोड़ नहीं सकते, उनको रखेंगे, क्योंकि वो हमारे काम के उपयोगी है। और कुछ सिर्फ इस कानून की आड़ के अंदर कि साहब हम तो बिना काम के ही तनख्वाह लेंगे, काम भी नहीं करेंगे, तो वो काम चल नहीं सकता। इसलिए मेरा इतना सा है कि सरकार से कि जिन फैक्ट्रियों के अंदर शीतलता बढ़ती है वो फैक्ट्रियां चले। इसके लिए आवश्यक ये है कि कम से कम उनके उद्योगपतियों से भी वार्ता करें कि साहब हम आपके लिए कुछ शीतलता देना चाह रहे हैं, उसके अंदर आपकी क्या समस्या हो सकती है, ये नियम हम बढ़ाना चाह रहे हैं, उसके अंदर आपका सुझाव क्या हो सकता है। दोनों तरफ से अगर तालमेल के साथ सहमति के आधार के ऊपर कुछ निर्देश निकलेंगे तो उसकी अक्षर तक पालना भी होगी। रामलाल जी, कहा यह जा रहा है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन को राज्य फॉलो कर रहे हैं, तो ये तो दोनों ही तरफ खामियां हैं। अगर वास्तव में गुजारिश करनी है तो दोनों ही सरकारों से की जानी चाहिए। मैं एक सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं दोनों ही सरकारों की बात कर रहा हूँ। ये कि पूरा देश एक नहीं है, हर देश के अंदर अलग अलग प्रांतों की अलग अलग भौगोलिक की स्थितियां हैं, अलग अलग भौगोलिक स्थिति के अनुसार अलग अलग उनकी समस्याएं हैं। कहीं पर लेबर की प्रॉब्लम अधिक है, कहीं लेबर शॉर्टेज है, कहीं लेबर अधिक है। तो आप एक ही नियम के आधार के ऊपर सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। जिन होना ये चाहिए कि कुछ निर्देश केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए, कुछ स्टेटों को लगता है कि इसके अंदर संशोधन की आवश्यकता है, उनके अंदर संशोधन निकाल कर कोई ना कोई रास्ता निकाल कर फिर उसको लागू करें। तो कम से कम ये हो कि आज जिस तरीके का हालात पूरे देश के अंदर बने हुए हैं, योगेंद्र जी ये बात तो हम मान के चलो कि जो देश पूरे विश्व के अंदर अपने आप को मेडिकल फैसिलिटी में सर्वोच्च समझते थे कि दुनिया की बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी हम देने का काम करते हैं, वो देश भी घुटनों के ऊपर आ चुके हैं। हमारे पास तो इतने संसाधन भी नहीं है कि इस महामारी की अगर ये फैल गई तो इसको हम रोक पाएंगे। और कई देशों की प्राथमिकता तो ये हो गई, योगेंद्र जी आपको भी पता है कि एक फैक्टर के बाद में कि 60 साल से ऊपर वालों को बचाना हमारी प्राथमिकता नहीं है, हमारे तो 40 साल से नीचे वालों को बचाना प्राथमिकता है। कहीं ना कहीं इस लापरवाही की वजह से हमारे देश के अंदर ये हालात नहीं बन जाए, इसके लिए जीवन बचाना पहली प्राथमिकता है, दूसरा आजीविका चलाना दूसरी प्राथमिकता है, और तीसरी प्राथमिकता इस बात की हो सकती है कि मुझे भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए। रामलाल जी, चिंता इस बात को लेकर के है 2553 पिछले 24 घंटे में नए मरीज सामने आए देश भर के अंदर, और 42,553 का आंकड़ा हम लोग छू चुके हैं, 33 का आंकड़ा छू चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये भयावह स्थिति है। मैं अवाना साहब आपके पास आना चाहूंगा कि अभी व्यापारी बड़े असमंजस की स्थिति में है। उसकी वजह यह है कि क्लियर नहीं हो पा रहा, ऑर्डर जो है वो नहीं आ पा रहे। देखिए योगेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है जी। मैं सबसे पहले तो पंकज जी की जो अभी बात थी उससे कतई सहमत नहीं हूं कि सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है। ये बिल्कुल इस बात का कोई मतलब नहीं है। केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, राज्य सरकारें सभी उसको फॉलो कर रही हैं। कहीं कहीं संशोधन भी, जैसा रामपाल शर्मा जी ने भी अभी कहा, उसकी आवश्यकता है, हुआ भी है।
मैं समझता हूं कि जिस तरह आज शराब की दुकानों को लेकर अभी बात चल रही थी, ये तो जैसा अभी बहुत अच्छी बात रामपाल शर्मा जी ने कही कि ये तो अपने मन से ही हमें तय करना पड़ेगा। ये बीमारी ऐसी नहीं है कि इसको कोई आदमी आपको आके घर दे जाएगा। ये तो बीमारी ऐसी है कि आप स्वयं ही इसको बाहर से लेके आओगे। इस समय हम मन में तय कर लेंगे कि भी हमें बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान रखना है, लॉकडाउन का पालन करना है, इन सारी चीजों का। ये तय करके बैठे हुए हैं, जो एक कठिन तपस्या कर रहे हैं एक तरह से। लोग घर में बैठ के आप भी कर रहे होंगे, कितने परिचित लोग हैं, ज्यादातर लोग हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो भी किसी कोरोना योद्धा से कम नहीं है, जो 40 दिन से बड़े संयम के साथ अपने घर में बैठे हुए हैं। वो बहुत बड़ा सहयोग है उनका, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। लेकिन उनका कहना यही है कि छोटी राहत के लिए फिर सरकारों का जो है, ये व्यवस्था पे भी एक सवाल है कि सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही है। अगर जनता के भरोसे जनता को यूं ही छोड़ दिया जाएगा तो फिर तो स्थितियां बिगड़ जाएंगी। देखिए, सरकार की जहां तक व्यवस्था की बात है योगेंद्र जी, आप देखिए जिस तरह हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, जिस तरह सबसे पहला राज्य देश का लॉकडाउन का आपने देखा, जब घोषणा कोरोना बीमारी का पता चला तो सबसे पहले लॉकडाउन किया जिस तरह, और उसके बाद निरंतर जिस तरह आपने भीलवाड़ा मॉडल देखा, वहां पे जिस तरह कार्य किया। और मैं तो सरकार के साथ साथ जो अन्य लोग हैं, जो हमारे साथी हैं, अन्य राजनीतिक दलों के, सामाजिक संस्थाओं के, उद्योगपति और सारे, उनको भी इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि वो सारे लोग मजबूती के साथ में लगे हुए हैं। सरकार अपना काम कर रही है निरंतर। आज आपने देखा होगा जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, आपको लॉकडाउन के अंदर के राज्य के अंदर जो फंसे हुए हैं श्रमिक, स्टूडेंट या और अन्य तीर्थ यात्री जो भी राजस्थान के अंदर फंसे हैं, उनको जिस तरह आज रेलगाड़ियों से उनके किराए के लिए वहन करने की घोषणा की माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसके साथ साथ यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना, ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं। नमस्कार साथियों, आज इस इमरजेंसी घड़ी में आपसे रूबरू हो रहा हूं। कोरोना का जो ये संकट आया है, आज पूरे विश्व पर बुरी तरह से छाया हुआ है और हम इससे अछूते नहीं हैं। सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, पूरी तरह से इसमें जुटी हुई है। 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है और हम सब का कर्तव्य बनता है कि हमें मिलाकर के ही देश बनता है कि हम सब सरकार के सारे नियमों का, सारे आदेशों का पालन करें, अपने घरों में रहें, बिना वजह बाहर न जाएं और जो जो एक डिटेल्ड गाइडलाइन सरकार जारी करती है उसको माने। दूसरी चीज है, हमारी अगर टेस्टिंग के लिए कहा जाता है तो हम इधर उधर भागते न फिरें। टेस्टिंग हमारे खुद के हित में है। अगर घर में एक आदमी को भी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो वो पूरा घर ही नहीं, उनसे मिले हुए सारे लोगों पर ये लक्षण जा सकते हैं। तो जितनी जल्दी आपको इस तरह का कोई भी लक्षण नजर आए और थोड़ा सा भी शक हो, 2% भी कि आप किसी कोरोना पॉजिटिव से मिले हो, ऐसा कभी भी लगे तो आप उसको सूचित करें अथॉरिटीज को और अपनी टेस्टिंग कराएं। बहुत जल्द भारत सरकार के सूत्रों से जैसा पता चलता है, बहुत जल्द बहुत ही बड़े पैमाने पर टेस्टिंग होगी और आपका कर्तव्य बनता है उस टेस्टिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, उससे बचें नहीं। और जो बार बार आप सुनते आ ही रहे हैं कि जो बचाव के जो भी साधारण नियम है हमेशा याद रखें। घर में रहें, बाहर जाएं तो मास्क लगाएं, मास्क को धोएं। बहुत से लोग जो है एक ही रुमाल को लगा करके बैठे रहते हैं, आप कम से कम 2 रखें और धो लें अगर आपने रुमाल या कपड़े का मास्क रखा है। और अगर कागज वाला मास्क है तो आप उसको बदलते रहें समय समय पर। और सबसे बड़ी चीज जो आप कईयों बार सुन चुके होंगे, साबुन से हाथ को धोएं। झागदार साबुन होना चाहिए। झाग है जो कि कोरोना वायरस को किल करता है। तो आप हाथ को बहुत बढ़िया से धोइए, चारों तरफ कम से कम 20 से लेकर 30 सेकंड। कभी किसी अनजाने आदमी से घर से बाहर आपको मिलना पड़े तो कम से कम 6 से 7 फुट की दूरी पर आप रहें। इन सब छोटी छोटी सावधानियों को आप अगर पालन करेंगे तो मैं पक्का आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इस बड़ी विपत्ति से बहुत ही आराम से निकल जाएंगे और हमारा देश एक बड़ी जो आर्थिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा इसके चलते, उससे बच सकेगा। हालांकि हम सबको कम खर्च पे ध्यान देना पड़ेगा और अपने परिवार की, अपने आसपास की सब लोगों की आप समझाइश करें। कई गरीब तबके के लोग हैं, उनके पास इस तरह के साधन नहीं है, उनको भी आप बताएं। हो सके तो आप कम से कम 2-4 परिवार का
इस तरह के परिवारों को संबल देने का प्रयास करें। जय हिंद। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं लॉकडाउन फेज 3 की और चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ व्यापारी वर्ग से जुड़े हमारे प्रतिष्ठित व्यक्ति भी साथ में हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके पदाधिकारी हैं। राजस्थान विधानसभा के 2 सदस्य योगेंद्र सिंह अवाना जी और रामलाल शर्मा जी हमारे साथ में। सीताराम जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका स्वागत है। सीताराम जी, हम जानना चाहते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, सरकार का कहना है कि उन्हें राहत दी गई है और सरकार की भी मंशा है, आम आदमी की भी मंशा है, इंडस्ट्री जो रन कर रहे हैं उनकी भी इच्छा है कि अब वापस से इंडस्ट्री पटरी पे आ सके। तो लॉकडाउन के बीच ही कुछ रिलैक्सेशन देते हुए काम शुरू किया है, पहला दिन कैसा रहा? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं स्वागत करता हूं कि जो लॉकडाउन 3 के अंदर जो सरकार ने रिलैक्सेशन दी है, इसके लिए हम आभारी हैं। और आज का जो दिन था वो हम लोगों ने ये वहां जाकर के, अभी देखिए तो 1.5 महीने से बंद है इंडस्ट्रीज, स्वाभाविक है उसको चालू करने में टाइम लगेगा। तो हम लोगों ने उसकी एक रूपरेखा बनाई, हमारे स्टाफ से बात की, हमारे कुछ जो एग्जीक्यूटिव थे उनको बुलाया, उनको बुला करके हम कैसे प्लांट चला सकते हैं। अभी हमारे पास सबसे बड़ी समस्या लेबर है। अभी जो सबसे बड़ी जो ज्वलनशील मुद्दा है वो है लेबर। फैक्ट्री चलाने के लिए सरकार की मंशा है, हम फैक्ट्री चलाने के लिए तैयार हैं, हम बहुत आभारी हैं सरकार के। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लेबर जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं बाहर जाने के लिए, वो लेबर भी करवा रहे हैं जिनको यहाँ पे काम मिला हुआ है, जो हमारी पेरोल के ऊपर हैं। उनको नहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, वो लोग बेरोजगार नहीं है, उनको सैलरी मिल रही है, उनको खाना मिल रहा है। लेकिन चूंकि क्या हुआ कि अभियान चल गया है कि जो बाहर की लेबर है वो यहाँ पे आएगी, यहाँ की लेबर बाहर जाएगी, तो ये समझ नहीं पा रहे और ये बिना सोचे समझे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अब ये रजिस्ट्रेशन में अगर ये लेबर यहाँ से चली गई तो निश्चित तौर के ऊपर कि जो मंशा है सरकार की कि इंडस्ट्री चले, तो उसके अंदर एक स्ट्रगल खड़ा हो जाएगा। मेरी आपके माध्यम से ये विनती है कि इस फैसले के ऊपर एक बार इसको दोबारा रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से जो 8 लाख आदमी जा रहे हैं वो वहां पे उनको कोई काम नहीं मिलेगा, और जो बाहर से 8 लाख आदमी आ रहे हैं उनको यहाँ पे कोई काम नहीं मिलेगा। सपोज कीजिए यहाँ से लोहार जा रहा है और हमारा जो राजस्थान के बाहर का जो आदमी आ रहा है वो सुनार आ रहा है, तो हमें लोहार की जरूरत है, सुनार की जरूरत नहीं है। इसमें एक बार मेरी विनती है राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से, इस फैसले के ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। अगर उद्योगों को सुचारू रूप से चलाना है, 1.5 महीने से उद्योग बंद है, कमर टूटी हुई है, बहुत बुरी पोजीशन के अंदर उद्योग हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, 50% से ऊपर उद्योग नहीं चल सकेगा। तो हम ये दोनों से ही केंद्र सरकार से भी चाहेंगे कि उद्योगों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे आपने चालू करने की परमिशन दी है, मैं तहे दिल से आभारी हूं। आज उद्योग नहीं चलेंगे, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयड होंगी,
बेरोजगारी बढ़ेगी, सरकार के खजाने में रेवेन्यू नहीं आएगी। तो इसके लिए अगर हम सकारात्मक सोच रखें, आज हमें प्रॉब्लम एक है कि अभी जो अप्रैल की सैलरी मई में देने की जो बात आ रही है वो हम कहां से दे पाएंगे? पूरे अप्रैल एक दिन फैक्ट्री नहीं चली, हम लोग कहां से सैलरी दे पाएंगे? स्वाभाविक बात है कि हमें एक व्यवहारिकता करनी चाहिए। सरकार हमारी माई बाप है, हम कहीं दूर नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं व्यवहारिक रूप से हमारे को फैक्ट्री चलाने के अंदर हमारी मदद। बिल्कुल, हमारा यही सवाल था पहले, आप सीताराम जी जुड़े उससे पहले दोनों माननीय एमएलए साहिबान जो है उनसे भी, कि ये फैक्ट्रियां चलाने के लिए सरकार, ये तो ठीक है कि आप लेबर को इधर से उधर भेज रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी सोचा जाना चाहिए कि जब आप उस स्थिति में भेज रहे हो, जब फैक्ट्री चालू करना चाहता है फैक्ट्री मालिक, लोगों को काम मिल सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग, देखिए दो बातें हैं, या बहुत ही प्रैक्टिकली हम सब लोग बैठे हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं और काम को बहुत बारीकी से जानते हैं। जो व्यक्ति आपके घर में झाड़ू पोछा करने वाली अगर बाई भी आती है, आप दूसरे की किसी की रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि वो जानती है कि आपके कहाँ बर्तन होते हैं, कहाँ आपकी झाड़ू होती है, कहाँ पोछे का कपड़ा होता है, कैसे कमरों में झाड़ू निकालनी है। आप अगर किसी को लेके आएंगे तो सबसे पहले टेंशन ये रहेगी कोरोना फ्री भी है कि नहीं है, क्योंकि आपने उसको उसी तरह से रखा है। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। श्याम जी, सोशल डिस्टेंसिंग की जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको और जो चीजें हम देख रहे हैं बड़ी चिंताजनक है। इसके अलावा सरकार ने एक रट लगा रखी है कि लेबर को भेज दो और लेबर को बुला लो। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी उलझन है ये, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है सरकारों की कि इस लेबर को घर भेजने से ज्यादा काम जरूरी है। या तो ये तय मान के चल रहे हैं कि लंबा लॉकडाउन जाएगा आगे और स्थितियां और भयावह हो सकती हैं, या सरकारों का एहसास है इस बात का, या पटरी पे लाना है कि लेबर को रोकना चाहिए, उसको भरोसा दिलाना चाहिए बजाय गांव भेजने के। ये मेरा अपना मानना है। जो आज की तस्वीर देखी है, जर्नलिस्टिक अप्रोच से किस नजरिए से देखते हैं आप इसे? देखिए योगेंद्र जी, जो परिस्थितियां सामने दिख रही है, केंद्र सरकार अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाई कि लॉकडाउन हम कब तक, देखिए लॉकडाउन तीसरी बार बढ़ गया। अब स्थिति यह है कि मजदूर को खाने के लिए बैठा के कितने दिन दे पाएगा कोई ना। फैक्ट्री, सीताराम जी को सही कह रहे हैं कि हम फैक्ट्री चालू करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर शर्त यह भी है कि आप कोरोना वाला कोई व्यक्ति मजदूर आपके यहाँ तक नहीं आ जाए, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी रखी है उन्होंने। तो ऐसी स्थिति में जब रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन बना दिया, और आप देख रहे हैं कई स्थितियां ऐसी आ रही है जहां कुछ भी नहीं था, वहां स्थिति विस्फोटक बन रही है। तो आने वाले समय में किस तरह की परिस्थिति होगी, क्या कुछ हो पाएगा, केंद्र और राज्य सरकार कह नहीं पा रही है, क्योंकि जो स्थितियां बनी हुई है वो उसके अनुरूप तो हम मजदूरों को कैसे एक जगह, आप देखिए आपने अनुमति पहले कह रहे थे हम देंगे नहीं अनुमति, लेकिन अनुमति दे दी, आप ले जाइए लाइए, और विवाद का विषय कई बन रहे हैं उसमें। लेकिन यह है कि मजदूर को आप कहां रखोगे, कैसे रखोगे, उसको कैसे विश्वास दिला पाओगे कि आप मजदूर को हम पूरी तरह से सुरक्षित और उसको पूरे तरीके से रोजगार दे पाएंगे, ये नहीं दिला पा रहे हो आप विश्वास। इसी का कारण है कि आप देखिएगा कि अफरा तफरी का माहौल है, कहीं पैदल ही चल दिया आप तो, आज तो अब ये रेलवे चल गई, बसें आ गई, अगर रेलवे नहीं थी और बसें नहीं थी, पैदल चल दिए थे मजदूरों को विश्वास नहीं है। आप देखिएगा जहां पे आपने रोका है वहां क्या सुविधा है, उसकी पत्नी भी रहती है, उसके बच्चे भी हैं, उसके लड़कियां भी हैं, सब जवान भी है, सारी चीजें हैं, वो किस तरह से आपके कैंपों में रह पाएगा और कब तक रह पाएगा, और दोनों तरफ से मारा जाएगा। एक तरफ से दिहाड़ी मजदूर है, वो तो रोज कमाता था, रोज खाता था, अब उसको रोटी दे दोगे, बाकी सुविधा नहीं मिल पाती। आप देखिएगा कि वो नहीं रह सकता, इसलिए वो गांव में उसका कुछ है, उसका मकान है, उसका सब कुछ है, उसको केवल अनाज भी पैदा होता होगा। सारे मजदूर तो ऐसे नहीं है कि उसके पास घर के ऊपर खेती नहीं होगी। देखिए 80% मजदूर ऐसे हैं जिसका कुछ ना कुछ गांव में है, वो वहां जाएगा तो निश्चित। अभी स्थिति है जी श्याम जी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अगर लेबर जा रही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन यहाँ इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी? दो बातें हैं, एक तरफ तो आप लेबर को भेज भी रहे हैं, दूसरी तरफ उद्योगपति से कह रहे हैं फैक्ट्री चलाइए, तो दोनों काम कैसे संभव हो पाएंगे? हर आदमी जाना चाह रहा है अपनी जगह। तो अब देखिए फैक्ट्री मालिक को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि मैं उसको रोजगार दे दूंगा, उससे देखिए काम तो कराना चाहता है, उसको विश्वास में लेके रखना नहीं चाहता, उसके बंदोबस्त नहीं करना चाहता। अब दो तरफा बात नहीं चलेगी। देखिए उसको विश्वास दिला के बताना। सीताराम जी यही बात कह रहे थे कि बड़ी पीड़ा हमारी कि आप मजदूर को भेज रहे हो। सीताराम जी, भरोसा टूट रहा है मजदूर का, ना फैक्ट्री मालिक उसे दिला पा रहा है और ना ही सरकारें दिला पा रही है। ये बड़ा सवाल ये है।
जी सीताराम जी, पंकज जी, ये जी भरोसा भाई टूट साहब। रहा है लोगों का, ना सरकार उसे भरोसा दिला पा रही है, ना फैक्ट्री मालिक उसे भरोसा दिला पा रहा है। देखिए योगेंद्र जी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि किस तरह से मजदूर को या उस व्यक्ति को जो आपके साथ रोजाना लेबर के रूप में जुड़ा हुआ है, आपकी फैक्ट्री की नींव, मैं मान के चलता हूं कि फैक्ट्री की जीवन रेखा या रक्त ही वही मजदूर है जो रोजाना आपके लिए काम करके आपकी फैक्ट्री को या आपके व्यापार को जिंदा रखे हुए है। तो उसको विश्वास या भरोसा कहीं ना कहीं फैक्ट्री ओनर को दिलाना पड़ेगा। लेकिन सरकार की नीति कुछ ना कुछ, जो अभी माननीय विधायक जी ने मेरी बात पे एक छोटा सा कमेंट किया, मैं उनको गलत नहीं कहूंगा, वो बिल्कुल सही कहना चाह रहे थे कि सरकार की ने बहुत सारी नीतियां बनाई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विरोधाभास नहीं होना चाहिए। आप एक तरफ फैक्ट्री चलाने की बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ आप मजदूरों को परमिशन दे रहे हैं, तो मजदूर अपने गांव जाएगा क्योंकि वहां वो कष्ट महसूस कर रहा है, वो फ्रीडम उसको नहीं है, वो जगह उसको तकलीफ दे रही है क्योंकि उसको रोजाना वो रोजगार मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, उसका मन नहीं लग रहा। वो कहीं ना कहीं उसकी नींव या उसकी जड़ें गांव से जुड़ी हुई हैं, उसका परिवार पूरा का पूरा यहाँ है, जो पैक है, घर के अंदर बंद है, उसकी आवासीय सुविधा जो पहले वो बहुत आराम से रह पा रहा था वो इफेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं आदमी अपने सुकून में जाना चाहता है, अपने गांव जहां पर वो रहता था वहां वापस जाना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं पर उसको वो विश्वास वापस दिला करके उसको जोड़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं फैक्ट्री ओनर का भी या उस व्यापारी को भी विश्वास दिलाना पड़ेगा, तो सरकार को भी कहीं ना कहीं उसको विश्वास दिलाना पड़ेगा। और दोबारा एक नए सिरे से व्यापार को शुरू करने में मैं मान के चलता हूं लगभग 15 दिन बहुत ज्यादा अथक प्रयास की जरूरत होगी, लेकिन उसमें सरकार का सहयोग सकारात्मक रूप से हो। अच्छा, जो मैं नीतियों की बात कर रहा था कि सरकार ने कुछ नीतियों का अभाव रखा, वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे फैक्ट्री है, आज फैक्ट्री में मैंने कुछ माल बनाया, फैक्ट्री में जिस, अगर मान लो किसी मजदूर को या किसी व्यक्ति को जो कोरोना इफेक्टेड हो गया, उसको कोरोना हुआ, वो माल के संपर्क में आया, उस माल को किसी दूसरे ने छुआ, फिर उसके बाद तीसरे ने छुआ, तक पूरी चैन है जो इफेक्टेड होगी। तो कहीं ना कहीं सरकार को एक ऐसी नीति बनानी पड़ेगी जो, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर फैक्ट्री ओनर जो है वो बहुत समझदार हैं, लेकिन ये बहुत नई बीमारी है, इस बीमारी से बचाव के का एक पूरा का पूरा एक ऐसा सिस्टम बना करके देना पड़ेगा कि कैसे व्यापार के अंदर, मान लो ज्वेलर इंडस्ट्री है, कपड़ा इंडस्ट्री है, हर इंडस्ट्री के हिसाब से एक छोटी छोटी इस तरह की गाइडलाइन हो कि वो व्यापारी बिना बिल्कुल बिना बिल्कुल। छुए उत्पादन भी हुआ, ऑटोमेशन हो, और कुछ मुझे लगता है कि अभी मैनुअल मैनुअल regulation की कम से आवश्यकता है। कम इफेक्ट हो, अभी ऑटोमेशन भी रिव्यू हो, करना चाहिए और सरकारों आराम को, से वो स्प्रेड भी ना हो बीमारी। सरकारों को रिव्यू करना चाहिए सोशल डिस्टेंस। जी, उसका कुछ ना कुछ एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करके देना पड़ेगा जिससे व्यक्ति समझ सके।
हमने जो सुना अभी स्थितियां जो सामने आ रही हैं, मजदूर का भरोसा भी टूट रहा है। जाना ही वजह हो सकती है कि चलिए मैं मेरे घर तक पहुंचू, कोरोना कब खत्म होगा, ये महामारी की क्या रूप रहेगा, ये चिंता सबको है। लेकिन अगर जो स्किल्ड लेबर है, जो फैक्ट्री में रह सकती है, काम कर सकती है, अब समय तीसरे फेज में यह है कि वो काम कर सकते हैं और वो काम करना भी चाहते हैं, लेकिन उनको भरोसा ये नहीं दिला पा रहे हैं हम कि उन्हें काम मिलेगा, और काम जब मिलेगा तो उनकी रोजी रोटी चलेगी। ये मुझे लगता है कि अभी रिव्यू करने की आवश्यकता है। देखिए योगेंद्र जी, एक बार अगर लेबर चली गई तो वो चली गई, कोई गारंटी नहीं है कि वो साल 6 महीने के अंदर वापस आ पाएगी, क्योंकि वहां जाने के बाद उनके पारिवारिक कार्य ऐसे होते हैं कि वो सब समय के साथ मेरे को घर के कमरे कमरे बना के जाऊंगा, मेरे घर के अंदर भी सामाजिक कार्यक्रम में वो कार्यक्रम करके जाऊंगा। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आज तक से शुरू हुई कल वो लेबर वापस लौट के आ जाएगी। एक बात। दूसरी बात सबसे बड़ी क्या है, अब जो उद्योगों को राहत मिली है, तो वो उद्योग चलाने के लिए राहत मिली है, वो ट्रेनिंग सेंटर चलाने के लिए उनको राहत नहीं मिली है। आप ये बताइए, जैसा अभी पंकज जी ने चिंता जाहिर की कि जो लेबर एक्सपर्ट है और वो एक्सपर्ट लेबर हमारे यहाँ से चली गई, अब नया व्यक्ति आएगा, 1 महीने तो हमारा कुछ सिखाने के अंदर लगेगा और 1 महीना लगने के बाद भी वो सीख पाएगा काम, ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो तीसरी चीज जो सबसे बड़ी है वो है संक्रमण फैलने की संभावना। आपकी लेबर है, काम करेगी उस फैक्ट्री के अंदर, सैनिटाइजर की क्या व्यवस्था है, उसके बाद मास्क है कि नहीं है, उनके पास कैप है कि नहीं है, उनके पास हाथों में ग्लव्स है कि नहीं है, वो कितने समय में अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे, बाहर के व्यक्तियों का मूवमेंट कितना होता है, बाहर से आने वाले व्यक्ति जो मूवमेंट कर रहे हैं उनके पास सावधानी है कि नहीं है, ये सारी चिंताएं हैं। जैसा योगेंद्र जी, एक बात है कि इस बीमारी के अंदर एक भी व्यक्ति अगर कहीं संक्रमित होता है तो पूरा का पूरा एरिया इफेक्टेड होता है। अभी परसों की घटना थी, 2 व्यक्ति कुछ मिठाइयां लेकर जयपुर के रामगंज एरिया से निकल गए और फुलेरा के अंदर पहुंच गए। उन्होंने वहां के गांव वालों ने आपत्ति के बाद में उनकी मेडिकल चेकअप करवाया, उनसे 2 व्यक्ति संभावित पाए गए कि संक्रमित हो सकते हैं। इस तरीके से अब जो चीजें होने जा रही है, मैं कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ 2020 जीवन बचाने के लिए है। ये 40 दिन की जो तपस्या, ये तपस्या हमारी खराब नहीं हो जाए, इसके लिए हम सबको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि इस दौरान हमारे को उद्योगपतियों की सबसे बड़ी चिंता क्या है, एक भी उद्योग ऐसा नहीं है कि जो उद्योग स्वयं की पूंजी के आधार के ऊपर स्थापित किया हो, सारी बातें समस्या उनके सामने है। रामलाल जी, आपको लगता है इसका रिव्यू किया जाना चाहिए? निश्चित रूप से योगेंद्र जी, मैं तो ये कहूंगा कि एक एक चीज को बारीकी से अगर मैं इस कमरे में बैठकर कोई आदेश निकालो, ये तो जरूरी नहीं है नीचे होगी, नीचे वाले से पूछो कि आपकी क्या क्या समस्या है, आपकी समस्या का आधार चाहिए, अपेक्षा करनी है, इसकी आप पूर्ति कैसे करोगे। तो मुझे लगता है कि वार्ता के आधार के ऊपर कोई रास्ता ऐसा निकलेगा जहां सरकार की जो मंशा है सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, वो भी बरकरार रहेगी, और सरकार की मंशा है कि उद्योग चले, वो भी बरकरार रहेगा। लेकिन आदेशों के आधार पर कागज के चंद शब्द आदेश निकालना उसके आधार पर संभव नहीं है, तो उद्योग चल पाए। रामलाल जी, मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं अवाना जी के पास जाना चाहूंगा। अवाना साहब, लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो इसमें ख्याल नहीं रखा जा रहा कि जो वास्तव में इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करनी चाहिए कि आपको इस तरह की लेबर की आवश्यकता है, ये जाना चाह रहा आपके यहाँ से, उसे पूछा जाना चाहिए कि अभी तक वो कहाँ काम कर रहे थे। तो ये कुछ व्यवस्था लग रहा है कि कहीं सरकार का चूक है बीच में। देखिए योगेंद्र जी, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिस समय सन 1947 में देश के बंटवारा हुआ था, एक बड़ी उस समय की के बाद में कि ये बड़ी घटना है, मैं समझता हूं कि दिल दहलाने वाली ये कोरोना को लेके जो ये महामारी आई है, ये बड़ी घटना है। और जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन राज्य सरकारों को दी है, उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब लगे हुए हैं। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले श्याम सुंदर शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात की कि मजदूरों को विश्वास में लेना बहुत जरूरी है। अगर हम मजदूरों को विश्वास में नहीं लेंगे, उनको ये नहीं लगेगा कि भाई हम यहाँ सुरक्षित हैं, रोजी रोटी सुरक्षित है, हमारा भविष्य सुरक्षित है, हमारा जो फैक्ट्रियों के जो मालिक हैं वो हमारा पूरी तरह से साथ देंगे। क्योंकि आपने 2 चीजें देखी होगी पिछले दिनों, एक घटना दिल्ली में हुई
दिल्ली में आपने देखा होगा लाखों की भीड़ जुट गई, बिना सिस्टम, कोई तरीका नहीं था। दूसरी घटना आपने मुंबई में देखी होगी, रेलवे स्टेशन पे जो हुई, ये दोनों बड़ी घटना है और इन घटनाओं को बहुत गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब ने लिया और उसी के तहत ये रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया, जो मजदूरों की, जो श्रमिकों की आपने देखा होगा जो चल रही है हमारे यहाँ, और उसी के बाद इसको किया बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से। माननीय गहलोत साहब जो भी कर रहे हैं, जो भी कदम उठा रहे हैं, आपने देखा होगा, चाहे वो भीलवाड़ा वाला मामला रहा हो, मॉडल वाला, जिस तरह वहां कोरोना मुक्त हुआ, 50 केस ले गए होंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह बड़ी घोषणा आज कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने की कि जितनी भी हमारी राज्य इकाई है कांग्रेस पार्टी की, उनको निर्देश दिया कि जो भी लोग वहां फंसे हुए हैं कि सारी रेल की किराए की व्यवस्था हमारी राज्य की इकाई करेगी। मैं इस बात के लिए माननीय सोनिया गांधी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा एक अजीब व्यवस्था हमारे यहाँ, एक तरफ आपकी जानकारी में अरे नहीं क्या थोड़ी रामलाल जी, आज तो आपकी स्थिति खराब हो गई, सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं रही। सोनिया गांधी ने आपकी वो हवा निकाल दी। रामपाल शर्मा जी आपको हमारी कहा रेलवे मंत्रालय कोरोना को दे रहा है 151 करोड़। दूसरी तरफ आपने देश की एक बिल्डिंग की, देश की स्कीम रखी, इस देश को जिन कर्मियों ने रामलाल जी तकलीफ मजदूरों के बारे में केंद्र सरकार निर्णय नहीं कर पाई ढंग से, इसलिए आज स्थिति बन रही है, मजदूर को आना पड़ रहा है। आपको श्रमिक देखिए जो श्रमिक कौन जा रहा है, जिसको फैक्ट्री मालिक ये तो कह रहा है कि मेरा मजदूर चला जाएगा, लेकिन कोई स्थायी काम करने वाला कोई जाएगा? एनबीसी है या बाकी बड़ी फैक्ट्री है, सबके मजदूर टिके हुए, कोई नहीं जा रहा। जो आने जाने की व्यवस्था है, जिस फैक्ट्री के जो मजदूर हैं उस कम से कम मालिक और मजदूर है वो जा रहे हैं, ताकि उसको विश्वास है कि कुछ तेरे को जाने की आवश्यकता नहीं, तेरी रोजी रोटी की सारी मैं फिर बता दूं रामपाल शर्मा जी, पंकज जी और सीताराम जी ने भी कहा था, मैं फिर बता दूं कि कहीं ना कहीं श्रमिकों को हमें विश्वास में लेना पड़ेगा। और मैं योगेंद्र जी एक निवेदन और करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, मेरे दोस्त हैं, विधानसभा के साथी हैं रामपाल शर्मा जी, कि जो जीएसटी का जो 1700 करोड़ रुपए राज्य सरकार, हमारी राजस्थान का केंद्र सरकार के पास पैसा है, आज इस कोरोना की महामारी में पैसे की सरकार को बहुत अति आवश्यकता है। मैं मांग करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री से अपने नेताओं 2018 करोड़ रुपए तो लोन ले लिया है राज्य सरकार ने, आपको बताया, ताकि 2018 करोड़ रुपए लिया है लोन, क्योंकि समय पर पैसा नहीं मिल रहा। नहीं, भेदभाव की बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ जो हमारा पैसा है 1700 करोड़ जीएसटी का बकाया, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी से एक स्पेशल बजट, स्पेशल पैकेज राजस्थान राज्य को करने का। मजदूर राजस्थान के बाहर के राज्यों से आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था तो किस तरीके से रहोगे, क्या व्यवस्था करेंगे? बाहर के मजदूर हैं, राजस्थान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने घोषणा कर दी है, हर राज्य के जितने भी हमारे मुखिया हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको कह दिया है कि उनकी पूरी व्यवस्था। चलिए मैं रोकना चाहूंगा, ऐसे काम नहीं चलता जी, काम तो करने पड़ता। अरे रामलाल जी सुन तो लो, आपकी सरकार टाइम पे निर्णय नहीं कर पाई और आपकी हवा निकाल दी सोनिया गांधी ने, कह करके हम संगठन के माध्यम से उसका भुगतान कराएंगे। मेल कराती मधुशाला, ये हरवंश राय बच्चन साहब की जो कविता लिखी उन्होंने मधुशाला, उसको ध्यान में रखिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ें। मुझे लग रहा है कि आप इस तरह से तोड़ेंगे, सरकारों को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि 40 दिन की तपस्या जिन लोगों ने घर में रह करके की है,
बिना किसी ये कहें कि किसी को परेशान किए, बिना किसी तरह से अपना मूवमेंट किए वे होम क्वारंटाइन रहे 40 दिन तक, और कह सकते हैं कि जुर्म किसी का और सजा कोई भुगत रहा है, अब आगे मत बढ़ने दीजिए इसे। और मुझे लगता है कि सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और सरकारों को रोकना चाहिए। अगर सख्त रवैया इख्तियार करना पड़े तो सख्ती से पेश आना चाहिए, लेकिन कोरोना के जद को अगर आपको रोकना है वहीं पे, तो सोशल डिस्टेंसिंग को आपको मैनेज करना होगा और आपको उसे सख्ती से पालना करानी ही पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।